क्लास 12 का पहला क्लास आप सभी को पता है और जैसे क्लास 11 का सफ़र हमने कंप्लीट किया बहुत अच्छे से और अभी क्लास 12 का आज पहला क्लास है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा साल आप सारे बच्चे प्रॉपरली मेरे होमवर्क करके आएंगे क्लास में और इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि अगले साल जो JEE 2021 है और जो बोर्ड एग्ज़ाम आएगा अगले साल क्लास 12 का उसमें एकदम बढ़िया से एक रिजल्ट डिस्प्ले किया जाए आपकी तरफ से। ठीक है, तो अभी फटाफट अपन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सिलेबस के तरफ देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या चीज़ है क्या नहीं है और फिर जाकर के इन डिटेल में अपन सारे कहानी आपको बताते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखूँ कि सिलेबस अगर मैंने ये पूरा सिलेबस लिख दिया जो 11th और 12th मिला करके है ना। अलजेब्रा में आप देख सकते हो बेसिक मैथ्स, लॉग, इनइक्वालिटी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जहाँ पे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक सब आता है, सीक्वेंस, सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स। कोऑर्डिनेट में ये सारे हिस्सा है। ठीक है, फंक्शंस, कैलकुलस में ये सारे हिस्सा है, ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट है, JEE मेंस का ये पार्ट है, प्योर JEE मेंस जो एडवांस पे नहीं है और प्योर बोर्ड्स में जो मेंस में भी नहीं आता, एडवांस में भी नहीं आता, ये सारे लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी कौन कौन से पार्ट यहाँ पे क्लास 12th में आएंगे और कितने नंबर बोर्ड एग्जाम में कैरी किया जाता है इन सब से वो एक बार अपन डिस्प्ले कर देते हैं आपके सामने। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देख सकते हो कि बोले सर अलजेब्रा का ये सारे के सारे पार्ट तो 11th का है। ठीक है ना, तो 11th का है तो अभी क्या करें कि 12 का जो पार्ट है अलजेब्रा का वो बहुत ही लिमिटेड है, वो बस इतना सा पार्ट है। ठीक है, बट आप इसको कम मत मानिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वेटेज काफी ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी से 100 में से 10 मार्क्स पूछा जाएगा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से 100 में से 13 मार्क्स पूछा जाएगा, यानी कि अलजेब्रा का जो टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया वो हो गया आपका 23 मार्क्स। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सारी चीज तो क्लास 11th का है, 12th में बस ये सेक्शन है। ठीक है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें जो टोटल मार्क्स आपको पूछा जाएगा वो होगा 17 मार्क्स। ठीक, फिर अगर मैं कैलकुलस की बात करूं तो कैलकुलस में आप देख सकते हो कि कैलकुलस में अपन पूरा कैलकुलस जो फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट्स, कंटीन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एमओडी, एओडी, एओडी का बेसिकली 6 पार्ट होता है ना, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, कंटीन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ, लिमिट्स आप बोल सकते हो कि सर ये तो 11th का पार्ट है, ये तो 12th में है नहीं, बट कला इंस्टीट्यूट में ये 12th में ही पढ़ाया जाता है, 11th में नहीं पढ़ा जाता है, तो अपन इसको 12th में ही मानेंगे। बट मार्क्स जो मैं बोलूंगा वो लिमिट को छोड़ के ही है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 6 पार्ट है टोटल, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल्स, फिर एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन है, फिर थ्योरम्स है, ये अपने बनाए हुए पार्ट है, बेसिकली इतना पार्ट है नहीं, पर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक एक पार्ट अपना बन जाता है ये, है ना। फिर अपना एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन भी है एक पार्ट, और ग्राफ्स बोल के एक और पार्ट बनाते हैं जो एडवांस का पॉइंट ऑफ व्यू से अपन स्टडी करते हैं। टोटल 7 पार्ट आप मान सकते हो, है ना। और ये हो गया आपका इंटीग्रल कैलकुलस, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप टोटल अगर देखो तो इस पार्ट से अगर मैं बात करूं तो 24 नंबर मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। इस पार्ट से अगर आप देखो तो आपको कुल मिलाकर के 20 मार्क्स मिलेगा, यानी कि कैलकुलस का कंट्रीब्यूशन हो गया 44 मार्क्स। ठीक है, और ट्रिगो वाले सेक्शन में ये पूरा 11th का सेक्शन है, जो ITF आता है वो मैं कैलकुलस में घुसा देता हूँ। ठीक है, तो उसको अपन कैलकुलस में स्टडी कर लेंगे। बट खैर अगर मैं वापस बताने की कोशिश करूँ, JEE मेन वाला पार्ट ये पूरा सेट, रिलेशन, इंडक्शन, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे के सारे प्योर JEE मेन का सिलेबस है जो 11th में अपन कंप्लीट कर चुके हैं, वो वापस अपन रिवीजन में लेंगे दिसंबर में। ठीक है, और प्योर बोर्ड्स वाले जो भी सेक्शन है ना वो 12th का पार्ट है। ठीक है, वो 12th का पार्ट है। इनमें से LPP एक चैप्टर है जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सबसे इजी चैप्टर है, उसमें 6 मार्क का एक प्रॉब्लम होता है, एक ही प्रॉब्लम, तो वो हो गया 12th का पार्ट। और स्टार्टिंग में ना आपको ये रिलेशन मिलेगा 12th में। ठीक है, फिर आपको फंक्शन भी मिलेगा 12th में जो अपन आज पढ़ेंगे, है ना। फिर आपको बाइनरी फंक्शन भी मिलेगा 12th में। ठीक है, और फिर आपको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मिलेगा। तो ये सब मिला करके ना आपका 10 नंबर आता है। तो ये आप काउंट करके देख लो तो आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे नजर आ जाएगा कि 100 मार्क्स का स्प्लिटिंग कैसे किया गया है। समझ में आ रहा है ना आपको। अभी 11th की अगर मैं बात करूं तो 11th में बच्चे आपके कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए थे। अगर उन टॉपिक्स को मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूं तो वो टॉपिक्स हो जाएगा आपका बाइनोमियल थ्योरम का जो सेकंड पार्ट है वो बाकी रहेगा था, यानी कि सीरीज, बाइनोमियल सीरीज का कैलकुलेशन, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम,
फिर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो होता है, ये सारे कहानी अपन बाकी रख दिए थे, है ना, वो अपन 12th में कवर करेंगे किसी भी वक्त, ठीक है, किसी भी चीज के साथ इंक्लूड करेंगे। और अगर मैं देखूं तो हमारा इधर तो शायद कुछ बाकी नहीं था, पीएनसी कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस सीरीज, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इनइक्वालिटी, लॉग। हाँ, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में दो चीज बाकी था, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम वो अपन स्टडी करेंगे। फिर लॉग और बेसिक मैथ्स मैंने पढ़ा तो दिया था, बट जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किए थे उनको अगर लॉग और बेसिक मैथ्स पढ़ना है तो बिल्कुल आप लॉग, बेसिक मैथ्स, इनइक्वालिटी अभी 11th के लेक्चर में स्टार्ट होगा, तो आप 11th का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के उसको स्टडी कर लीजिएगा, एकदम मस्त है। और उसमें भी मेरे ये पूरा विश्वास है कि उसमें भी आपको नई चीज सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप बेसिक मैथ अगर नहीं पढ़े तो आपको बेसिक बातें दिमाग में क्लिक नहीं करेगा, ठीक है ना सर। तो ये सब सिलेबस में तो होता नहीं है बोर्ड एग्जाम का, बट अपन पढ़ाते, क्योंकि क्यों पढ़ाते आप वीडियो देख लीजिएगा एक बार तो पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता नहीं होता है, जो भी पता होता है गलत पता होता है, ठीक है। तो अगर मैं उसके बाद अगर बात करूं कि क्या बाकी था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बाकी था हमारा, है ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद अगर मैं कैलकुलस बात करूं, ये तो 12 में आएगा, मैं 11th का कौन सा रिमेनिंग है वो बात कर रहा हूँ। फिर ट्रिगो में हमारा ये 2 पार्ट बाकी था, है ना, और बाकी सारे लगभग कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये तीनों टॉपिक अपन दिसंबर में कवर करेंगे। और रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम और बाइनोमियल थ्योरम ये 12th के बीच में ही किसी वक्त पढ़ा दूंगा, ठीक है सर। और तो ये 11th कंप्लीट हो गया। और 12th में किस सीक्वेंस में चलेगा सारी सिलेबस वो एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको फंक्शन, उसके बाद अपन जाएंगे रिलेशन में, उसके बाद बाइनरी फंक्शन, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम वाला पार्ट है उसको निपटा देंगे, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया अगर एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं। तो उसके बाद अगर हमारे पास आएगा तो मिलेगा सर आईटीएफ मिलेगा, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद अपन मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स बाद में स्टडी करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी इसको बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से दिखाता है, बट एडवांस के अगर क्वेश्चन देखोगे तो मैट्रिसेस में आपका हालत खराब हो जाएगा, वो जितना आसान आप समझते हो उतना आसान है नहीं, ठीक है। वेक्टर 3D कैलकुलस काफी सारे ब्रांचेस के साथ पिछले 3 सालों से एडवांस में, 3-4 सालों से एडवांस में इतना मिक्सिंग किया गया, मैट्रिसेस का वेटेज इतना बढ़ गया है जिसका कोई हद नहीं है सर। तो इसको बाद में पढ़ाना सबसे बेहतर है, क्यों, क्योंकि वेक्टर 3D वगैरह सब कुछ के साथ मैट्रिसेस को मिक्स करके क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग, ठीक है। तो उसको एनसीईआरटी के तरीके से अगर आप देखोगे तो शायद ही आपसे सवाल नहीं हिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आएगा अपना फंक्शन, फिर रिलेशन आएगा, फिर आएगा अपना बाइनरी फंक्शन, फिर आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर अपन डायरेक्टली कैलकुलस में इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको खत्म करके ही निपटेंगे, यानी कि लिमिट्स पार्ट। आईटीएफ के बाद आएगा लिमिट्स, फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, बस खत्म, कैलकुलस खत्म। कैलकुलस जैसे ही खत्म हुआ अपन चलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिमेनिंग पार्ट, यानी कि वेक्टर्स ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर्स 3D खत्म होगा तो अपन डायरेक्ट एंट्री मारेंगे अलजेब्रा में, यानी कि आपका पहले होगा डिटरमिनेंट्स, फिर मैट्रिसेस, और फिर होगा आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इतना सा हिस्सा खत्म हो गया। तो अपन नवंबर तक, यही हमारा टारगेट है कि नवंबर 30 के अंदर इतना सा सिलेबस अपने को कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर दिसंबर को क्या होगा सर, दिसंबर को पूरा क्लास 11th का आप जो बचा कुचा टॉपिक्स है, ऐसे 12 के साथ आपको शेड्यूल तो मिल ही जाएगा आजकल में। तो जो 12 के साथ 11th का रिवीजन तो है ही टेस्ट वगैरह में, है ना, वो तो आपको दूसरे शीट जो है एडवांस वाला शीट उससे तो रिवीजन होता ही रहेगा, उसका आप चिंता मत करो। बाकी आप अपना रिवीजन जितना नोट्स में पढ़ा दिया उतना ही मोर देन इनफ है, उसी को पढ़ते रहो। बाकी अच्छे क्वेश्चन से 15-20 क्वेश्चन का सेट है हर चैप्टर का, उसके थ्रू अपन रिवीजन करते जाएंगे 11 का 12 के साथ, और 12 तो चलता ही जाएगा, ठीक है सर। और दिसंबर में अपन प्रॉपर जेईई मेन का, क्योंकि जनवरी में हमारा पहला अटेम्प्ट है, जहां तक अभी बात है, पता नहीं नोटिस क्या निकलेगा बाद में। अभी जो टारगेट लगा है तो जनवरी का टारगेट लगाएंगे, तो दिसंबर में अपन वो करेंगे आपका सिंपल से चीजें, टेस्ट वगैरह लेंगे जेईई मेन के पैटर्न में। और फिर जनवरी जो जाएगा, जनवरी अपना पूरा बोर्ड्स पे फोकस होगा, यानी कि फोकस क्या होगा, सिलेबस तो कंप्लीट है, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड और एडवांस एक साथ पढ़ाया जाता है यहाँ पे, है ना, मर्ज करके। एक चैप्टर पढ़ाने के बाद आप फंक्शन पढ़ के देख लीजिएगा, फंक्शन पढ़ाने के बाद अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन बचा रहेगा जो आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप मेरे को बता दीजिएगा। हाँ, जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, कुछ जगह पे आपको देखोगे कि किसी बुक में या फिर किसी चीज में कुछ कैलकुलस का चीजें फंक्शन में ही करा रही हो, ठीक है, बट मैं वो चीज कैलकुलस में ही कराता हूँ, ठीक है ना। तो उस प्रकार से कुछ एक बार आप
उसको जज करने से पहले पूछ लीजिएगा सर ये चीज होगा या फिर पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है ना। ऐसा कुछ चीज होता ही नहीं है जो यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। अगर मैं आगे आपको बात करूं तो जनवरी में बस हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट है। 94 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जनवरी पेपर 1 जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो खत्म होने के बाद हम बस एक चैप्टर पढ़ाते हैं, जो बचा रहता है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो कि काफी आसान होता है, 2 लेक्चर का टॉपिक होता है और एकदम सिंपल है, ठीक है ना। एनसीईआरटी उसका मोर देन इनफ है, ठीक है। और तो खत्म हो गया। उसके बाद 4-5 टेस्ट होगा बोर्ड एग्जाम का जनवरी 31 तक, फिर फरवरी आप घर पे पढ़ेंगे, बोर्ड एग्जाम देंगे, फिर मार्च में वापस ज्वाइन करेंगे, मेंस का जम की तैयारी करेंगे सेकंड अटेम्प्ट का। जिनका पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ और जिनका पहला अटेम्प्ट अच्छा हो गया वो एडवांस का तैयारी करेगा, और फिर मई तक हमारा कंटिन्यू चलेगा जब तक आप एडवांस का एग्जाम दे करके वापस नहीं आते। तो आज ये 19 अप्रैल में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज ये शुरुआत हुआ और ये चलेगा अगले साल 2021 मई तक, जब तक आप एडवांस का एग्जाम दे करके वापस नहीं आ जाते हो तब तक कलाम इंस्टीट्यूट आपका साथ देते रहेगा, ठीक है। अभी फटाफट अपन एक दो चीज पे बात कर लेते कि अगर मैं ध्यान से देखूं कि आपको सर कॉपी के किस प्रकार से मेंटेन करना है ना। आपको पता है कि मैंने आपको कॉपी बना करके किस प्रकार से दिया था 11th में। अलजेब्रा का अलग कॉपी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अलग कॉपी है, कैलकुलस का अलग कॉपी, ट्रिगो का अलग, और बाकी जो भी बचा कुचा है उसके लिए एक अलग कॉपी रख दोगे, ठीक है ना। तो अलजेब्रा वाले पार्ट में आप वही कंटिन्यू करोगे, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और कोऑर्डिनेट वाले पार्ट में आप वही वेक्टर स्टडी कंटिन्यू करोगे, ठीक है। फिर कैलकुलस वाले पार्ट में भी आप वही चीज का मैंने कैलकुलस वाले पार्ट में 11th का तो सिर्फ फंक्शन हुआ था और कुछ हुआ ही नहीं, तो कैलकुलस वाला कॉपी तो खाली है, अभी उसी में सब कुछ करना है, ठीक है। और ट्रिगो तो 11th का काम है, ये जब कराएंगे दिसंबर में तब शीट मिल जाएगा, कॉपी का जरूरत नहीं है। और जेई में ये सब खत्म हो चुका है और ये पार्ट अलग कॉपी में लिख कर रख देना, या फिर आप कैलकुलस में ही इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाइनरी फंक्शन, ठीक है सर। और आपको पता है कि हर चैप्टर को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, रूल बताता हूँ फटाफट, है ना। फंक्शन जैसे पूरा चैप्टर नोट्स रहेगा, है ना, नोट्स रहेगा, थियरी का नोट्स रहेगा। वो नोट्स तो आपको बोर्ड में पढ़ा देंगे, वो आप वीडियो पॉज कर करके अपना नोट्स बना लीजिएगा, और जो मेरा हैंडराइटिंग में आपको नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है सर। और उसके बाद आपको शीट मिलता है हर चैप्टर का। शीट में आपको पता है कि 4 एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज 1 में मान लो 30-40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, हर चैप्टर से। वो किसके लिए है? वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए है ना। यानी कि बोर्ड एग्जाम में चाहे कितना भी टफ पेपर बना दे, आपको हिला नहीं सकता अगर वो एक्सरसाइज 1 आप कंप्लीट कर लेते हो, एक्सरसाइज 1 और 2, ठीक है ना सर। तो एक्सरसाइज 1 ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। टफेस्ट पेपर अगर डिजाइन हो जाए उस स्टेज में भी आप 100 में 100 लेके आ सको, उस सिचुएशन के लिए वो शीट बनाया गया है। समझ में आ रहा है ना। जैसे अभी रेगुलर पेपर बन रहे हैं ना, वो तो लल्लू पेपर होते हैं, वो तो एनसीईआरटी कर लोगे तो ही 100 में 100 आ जाएगा, उसका तो कोई जरूरत ही नहीं है शीट वेट करने का। समझ में आ रहा है ना। एक्सरसाइज 1 में आप अगर निपटा दिए, एक्सरसाइज 2 में होगा बोर्ड एग्जाम, यानी कि पुरानी सीबीएसई और काउंसिल में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना। जैसे फंक्शन का अगर मैं शीट बात करूं तो फंक्शन में 2012 सिलेबस चेंज हुआ था, 2012 से लेकर 2020 तक कितने क्वेश्चंस आए हैं ये पुराने 9 इयर्स में, ठीक है। वो एक्सरसाइज 2 में रहेगा, सीबीएसई और जो काउंसिल बोर्ड दोनों में, आसाम बोर्ड में, ठीक है। और एक्सरसाइज 1 में प्योर वो क्वेश्चन रहेगा जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है आपको, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन कुछ ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि वो टोटली डिजाइन है फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक्सरसाइज 4 की बात करूं तो एक्सरसाइज 4 में जो भी क्वेश्चन होंगे वो अपना जेईई मेन और जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। जेईई मेन और जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से चारों एक्सरसाइज आपको निपटाना है, ठीक है। इतना अगर कर लिए तो गारंटेड है कि बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 और जेईई मेंस और एडवांस में एक बहुत ही अच्छा नंबर, मैथ्स में 100 में 100 तो नहीं बोलूंगा, वो शायद आपके मेहनत पे डिपेंड करेगा, बट एक सिलेक्शन लेने वाला एक नंबर, मान लो 100% में 60 से 70% नंबर तो आपको दोनों में, मेंस और एडवांस में, दोनों में कैरी करना ही चाहिए सर। इतना अगर आप ईमानदारी से करके जाते हो, सारी चीज याद करके वो प्रैक्टिस करके जाते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे आज फंक्शन स्टार्ट होगा, है ना, जैसे आज फंक्शन स्टार्ट होगा, मैं बार बार ये चीज बोल के दे रहा हूं ना, अगर फंक्शन स्टार्ट हो रहा है तो कोई भी चैप्टर अगर यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप ये मत सोचिएगा कि इसको पढ़ने के बाद आपको बोर्ड के लिए अलग से कुछ पढ़ने का जरूरत है या फिर आईटीजे के लिए कुछ अलग से पढ़ने का जरूरत है, ठीक है ना भाई। अपन बोल रहे हैं कि अपन पढ़ाते हैं तो बोर्ड और जेईई मेंस और एडवांस सबको साथ लेकर के चलते हैं। यानी कि फंक्शन चैप्टर जो आपको पढ़ाया जाएगा ना, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप एक बार एक्सपीरियंस करके देख लीजिए, फंक्शन चैप्टर जो आपको पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर को पढ़ने के बाद ऐसा कोई टॉपिक आपको बाकी नहीं रहेगा जो बोर्ड के लिए जरूरी है या फिर जेईई के लिए जरूरी है। अगर मिल जाता है तो हमें बोल दो, पढ़ा देंगे हम, ठीक है ना। मिलेगा ही नहीं वो तो आपको पता है, ठीक है सर।
तो आप क्लास नोट्स करो और शीट को प्रॉपरली सॉल्व कर लो। बोर्ड्स हो, जे मेंस हो, एडवांस हो, सब में आपका फुल नंबर तय है। ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं लास्ट पार्ट में अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि अभी जैसे अगर ऐसा कोई बच्चे आप वीडियो देख रहे हो जो 11th में यहाँ पे नहीं पढ़े थे, तो उनके लिए मैं बताता हूँ फटाफट। तो आज फंक्शन स्टार्ट होगा, बट उस फंक्शन को समझने के लिए ना हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, उस फंक्शन को समझने के लिए हमें इनइक्वालिटीज, ठीक है, इनइक्वालिटीज इतने अच्छे लेवल में आना चाहिए जिसका कोई हद नहीं है। ठीक है, और फंक्शन जो क्लास 11th का पार्ट है ना, डोमेन और रेंज का कैलकुलेशन, वो भी आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर के आप उसको समझ पाओगे। लेकिन घबराने वाला बात नहीं है। मैं जब भी 12 का फंक्शन पढ़ाता हूँ, जो बच्चे 11 में नहीं भी पढ़ते उनके लिए कोशिश करता हूँ कि उस प्रकार से पढ़ा दूं ताकि वो समझ में आ जाए। ठीक है, और आपको बिल्कुल आएगा, वो आप टेंशन मत लो, वो मेरा काम है, मैं करके दूंगा। ठीक है, ऊपर से अगर बोल रहा हूँ कि और भी ज्यादा अगर हमेशा पॉसिबल नहीं भी हो सकता है कि कोई बेसिक चीज में इतना घुस जाऊं जितना 11th में डेप्थ में जाया करता था। ठीक है ना, तो उस चीज को बाकी सबको तो याद होगा जो पढ़ चुका है मुझसे, है ना। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो काइंडली आप 11th का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। उधर आपको जो रेगुलर वीडियोस मिलेगा, बेसिक मैथ्स होगा, फिर लॉग होगा, फिर इनइक्वालिटी होगा, फिर फंक्शन होगा। ठीक है, तो उस चीज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उस चीज को पढ़ने के बाद आपका, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट बाकी रहेगा उस चीज को।